नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में ये खास पाठशाला लगी है गुरुजी की। आपको बता दें, ये यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के उन परीक्षार्थियों के लिए पाठशाला लगाई गई है जिनको परीक्षा देने के लिए हम टिप्स उपलब्ध कराने जा रहे हैं। और ये उस विद्यालय के गुरुजन हैं, यानी कि महमूदाबाद के प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के, जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश की जो टॉप की सूची आती है उसमें अपना स्थान बनाते हैं। जाहिर तौर पर जो छात्र और छात्राएं ये ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं तो इन गुरुजनों के कारण पहुंच रहे हैं। जो अच्छा परीक्षा फल दे रहे हैं वो इन गुरुजनों के कारण दे रहे हैं। तो आज इसीलिए जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के परीक्षार्थी कोरोना काल के बाद परीक्षा देने जा रहे हैं, उनकी मदद के लिए ये गुरुजन पाठशाला लगाने जा रहे हैं और उनको देंगे टिप्स, कैसे वो तैयारी करें, कैसे कम समय में वो अपने आप को मजबूत करें और अच्छे अंक लाएं। तो हम आपका पहले परिचय करा देते हैं। सबसे उधर बैठे हुए हमारे साथ हैं हिंदी के जो अध्यापक हैं रामकिशन गुप्ता जी, यानी शिक्षक, और इसके बाद उनके जस्ट बगल में बैठे हुए हैं गणित विषय के शिक्षक पुष्कर वर्मा जी, और हमारे बिल्कुल जस्ट उधर बैठे हुए हैं फिजिक्स के सुधीर कुमार पटेल जी, और जस्ट बगल में हैं बायोलॉजी के अतुल वर्मा जी। तो हम शुरुआत करेंगे हिंदी विषय से और जानेंगे शिक्षक रामकिशन गुप्ता जी से कि वो परीक्षार्थियों को फिलहाल क्या टिप्स देना चाहेंगे। मैं रामकिशन गुप्ता, हिंदी अध्यापक, प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद। इस जो है स्टूडियो में आई इंडिया चैनल में पंकज सिंह गौर जी को मेरा सादर प्रणाम, जो यहाँ आने का मुझे अवसर दिया। मैं उन विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूँ कि हिंदी विषय बड़ा ही लोग दुरूह समझते हैं, लेकिन मेरी समझ में ये विषय बहुत ही आसान है। अंतर है कि हम अपनी मातृभाषा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और जो गत वर्षों का परीक्षा फल आया उसमें सबसे ज़्यादा यूपी बोर्ड में हिंदी विषय में छात्र फेल हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अन्य विषयों की अपेक्षा अपनी मातृभाषा हिंदी की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम हिंदी विषय की तरफ सभी छात्र ध्यान दें, ये सोच करके कि हिंदी हमारा भी विषय है और हम उसमें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें, लेकिन उस विषय की ओर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण परीक्षा में कम अंक पाते हैं और कुछ छात्र फेल भी हो जाते हैं। तो मैं उन छात्रों से कहना चाहता हूँ कि परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाने के लिए सबसे पहले उन्हें अध्यापक को पाठ्यक्रम का ज्ञान कराना चाहिए कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या अध्याय हैं, और उन अध्यायों के विषय में सबसे पहले अवगत करा देना चाहिए। जब हर अध्याय के विषय में अध्यापक अवगत करा देता है छात्रों को, तो उनको पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है। इसलिए सबसे पहले अध्यापक को छात्रों को पाठ्यक्रम का ज्ञान कराना चाहिए। साथ ही यूपी बोर्ड द्वारा हर अध्याय के लिए कुछ निश्चित अंक निर्धारित हैं, तो उन अंकों का निर्धारण करके क्रम पूर्वक हमें अध्ययन करना चाहिए, तो धीरे धीरे हमको ज्ञान हो जाएगा। अब कुछ छात्रों की वर्तनी ही गलत होती है, अशुद्धि इमला ही नहीं सही होता है। तो जब अशुद्धियाँ होती हैं वर्तनी में, तो वर्तनी की अशुद्धियों के लिए अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि कहा गया विद्या अभ्यासेन वर्धते, विद्या अभ्यास से आती। तो जब आप कुछ याद करें तो उसको लिखें। अब जब बार बार लिखेंगे तो आपकी वर्तनी सही हो जाएगी। तो इस प्रकार से अभ्यास की आवश्यकता है, पाठ्यक्रम के ज्ञान की आवश्यकता है। साथ ही अध्यापक जब पढ़ाए तो छात्र को एकाग्रचित्त होकर के अध्यापक की बात सुनना चाहिए। सुनने में एकाग्रचित्तता आवश्यक है, ये बहुत बड़ा पहलू है। अध्ययन में एकाग्रचित्तता यदि नहीं है तो हम किसी बात को ठीक ढंग से समझ नहीं सकते हैं। तो पहली बात है कि
स्टूडेंट को, अध्यापक को पाठ्यक्रम का ज्ञान अवश्य कराना चाहिए। फिर इसके बाद अध्याय के अनुसार पढ़ना चाहिए। जैसे हिंदी विषय में कुछ व्याख्यात्मक प्रश्न होते हैं, कुछ काव्य सौंदर्य से संबंधित तत्व होते हैं, कुछ व्याकरण से संबंधित तत्व होते हैं। तो अध्यापक की बात सुनना चाहिए कि जब अध्यापक बताए कि व्याख्या भाग में कि काव्य सौंदर्य के तत्व क्या हैं, उन तत्वों को ठीक ढंग से सुनना चाहिए, तभी परीक्षा में अच्छे अंक पा सकते हैं। जैसे हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, एक प्रश्न आता है, सबसे पहला प्रश्न होता है पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो जब हमें पाठ्यक्रम का ज्ञान होगा कि कितने पाठ हैं, उनके लेखक कौन है, कवि कौन है, तो जब इसका ज्ञान होगा तो ठीक ढंग से आप संदर्भ लिख सकते हैं। तो फेल होने की कोई चांस नहीं। 5 नंबर का तो संदर्भ आता है। अगर लेखक का नाम, पाठ का नाम और पुस्तक का नाम यदि लिख दिया जाए तो 2-2 नंबर इसके मिलते हैं। तो इस प्रकार से जब पाठ्यक्रम का ज्ञान होगा, हम क्रमिक ढंग से पढ़ते रहेंगे तो पूरा कोर्स हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से पढ़ने के लिए सबसे पहले पाठ्यक्रम का ज्ञान, फिर अध्यापक की बात एकाग्रचित्तता से सुनना और फिर सुनाना कि अध्यापक सुने तो उसको सुनाओ। जब अध्यापक सुनता है छात्रों की बात और अपनी बात सुनाता है तो उस समय छात्र एकाग्रचित्त होकर के अध्यापक की बात सुनते हैं। इसलिए सबसे बड़ा पहलू है कि अध्यापक को स्वयं छात्रों को पहले सुनाना चाहिए और फिर उनसे सुनना चाहिए, और फिर कोई त्रुटियां हो तो उन पर उनका ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो आपने सुना, ये प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद के हिंदी विभाग के जो शिक्षक हैं रामकिशन गुप्ता ने, उन्होंने आपको टिप्स दिए हैं कि किस तरीके से हिंदी विषय की तैयारी करें। साथ ही उन्होंने उस इतिहास को भी बता दिया है जो पिछली बार बना था, सबसे ज़्यादा बच्चे हिंदी विषय में ही फेल हुए थे। तो दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए वो क्या क्या करें, बहुत ही सुगमता से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको टिप्स दिए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप उनको अमल करेंगे। अब हम इसी विद्यालय के जो गणित के शिक्षक हैं पुष्कर वर्मा जी, उनसे जानेंगे कि कैसे जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो कैसे तैयारी करें और कैसे गणित में अच्छे अंक लाएं। हम आभारी हैं पंकज जी के, जिन्होंने हम लोगों को अवसर दिया है एक अपनी बात रखने का। देखिए, मैथ जो सब्जेक्ट है, जब आप मैथ की तैयारी करें तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दें कि मैथ कठिन है। जब आप पूर्णतः अपने दिमाग से इस बात को निकाल देंगे कि मैथ कठिन है तो 50% समस्या वहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी है मैथ के लिए, मैथ या फिजिक्स या केमिस्ट्री, सभी विषयों के लिए कह सकते हैं कि सबसे ज़रूरी है कि जो भी जब पढ़ाया जाए तो अक्सर होता है कि बच्चे एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि फोकस बेसिक पे करना चाहिए। जब किसी भी चैप्टर को पढ़ें तो सबसे ज़्यादा समय हमको बेसिक पे देना चाहिए। उस बेसिक पे जब हम ध्यान देंगे, हमारे सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे, तो हम जब भी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा 50% काम पहले ही हो चुका है। तो मैथ में ज़रूरी है कि सबसे पहले आप उन चैप्टर्स को चुनें जिनको तैयार करना आसान भी है और स्कोरिंग भी है। कुछ ये सभी सब्जेक्टों में आपके लिए होता है। किसी भी सब्जेक्ट को उठाएंगे तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो स्कोरिंग भी होंगे आपके लिए और आसान भी होंगे। जैसे मैथ की बात करें तो मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, एलजेब्रा है, ये वेक्टर एलजेब्रा है, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस नहीं आपको मिलते हैं। कुछ क्वेश्चंस क्लियर हैं कि वो पेपर में आपको मिलेंगे किसी न किसी रूप में। आप पहले उनको तैयार करिए। जब वो उतना आपका तैयार हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हमारी कुछ तैयारी हो गई, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उसी कॉन्फिडेंस से जब आप आगे बढ़ेंगे, कठिन चैप्टरों की तरफ बढ़ेंगे जो आपको कठिन लगते हैं, तो उनको भी जब आप तैयार करेंगे तो आप देखेंगे कि आप उनको भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो जो हमने बताया कि सबसे ज़रूरी है रिवीजन। सबसे पहले बनता है बेसिक आपकी क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके बाद जब आप चैप्टरों को पढ़ चुके हों, जब बात तैयारी की आती है तो तैयारी में सबसे पहले जो हमने बताया कि उसमें आप फोकस करिए रिवीजन में, और रिवीजन भी एक सिस्टमेटिक होना चाहिए। बिना सिस्टमेटिक रिवीजन की केवल हम पढ़ लेंगे, इससे काम नहीं चलने वाला है। अगर अच्छे नंबर लाने हैं,
अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो रिवीजन भी एक सिस्टम से आपको करना होगा। सिस्टम के तहत कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपने हर सब्जेक्ट के लिए अगर टाइम निर्धारित नहीं किया है, दिक्कतें क्या आती हैं। जब आपने टाइम टेबल बना लिया, बच्चों से हम लोग कहते हैं कि आप लोग टाइम टेबल बनाइए, तो बच्चे ने टाइम टेबल बना लिया कि हाँ इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है। कई बार होता है कि बच्चे ने टाइम टेबल तो बना लिया लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहा। होता क्या है कि आपने 7 बजे का समय निर्धारित किया कि मैं 7 बजे इंग्लिश पढ़ूंगा, लेकिन 7 के बज गए 7 कि मैं 7:30 बजे से शुरू कर लूँगा। अब जब 7:30 से शुरू किया तो धीरे धीरे वही आधे घंटे का जो गैप हो सभी विषयों पे होगा। अब चूँकि आपका रूटीन बना है कि मैं 11 बजे 12 बजे सोना है, आपको नींद आने लगती, तो वो जो आज आधे घंटे का आपका गैप होता है वो धीरे धीरे करके किसी दिन 1 घंटे का हो जाता। पता चला किसी दिन इंग्लिश गायब ही हो गई, एक विषय आपने पढ़ी ही नहीं। तो जब यानी टाइम टेबल आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो टाइम टेबल करें, टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल को अक्षरशः पालन करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके विद्यालय में फॉलो होता है। जैसे आपको पता है कि 3rd पीरियड शुरू हुआ इस सब्जेक्ट का है, वो जितने टाइम पे शुरू हुआ है उतने टाइम पे और कितने टाइम पे ख़त्म होगा ये आपको पता रहता है। अगर उतने टाइम में टीचर नहीं आता है किसी कारण से, या अगर नहीं पढ़ा पाए, तो फिर अगला पीरियड शुरू हो जाता है, उस पीरियड में आपका वो सब्जेक्ट नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने 7 से 8 निर्धारित किया है किसी सब्जेक्ट के लिए, तो आप 8 बजे उस सब्जेक्ट को उस दिन बंद कर दीजिए, चाहे जितना इम्पॉर्टेंट हो कि हमको इंग्लिश आज पढ़नी थी, लेकिन उसको आप बंद कर दीजिए। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, दिक्कतें आएंगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि मेरी इंग्लिश हो ही नहीं पा रही, तो आप ज़रूर अगले दिन रूटीन में आ जाएंगे। तो गणित विषय के लिए जो तैयारियों की गणित आपने समझाई है उस पर आपको अमल करना है बहुत सलीके से, बहुत अच्छे तरीके से, कि गणित विषय के लिए किस गणित के तहत आप तैयारी करें उसको आप तक पहुंचा दिया है जो पुष्कर वर्मा जी ने, कि बताया कि कैसे गणित को बोझ भी न समझें और गणित को आप कैसे तैयारी करें, उसको आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। अब हम चलेंगे फिजिक्स के जो शिक्षक हैं सुधीर कुमार पटेल जी, उनसे जानेंगे कि इस विषय की तैयारी कैसे परीक्षार्थी तैयारी करें। फिजिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें बेसिक रूल्स जो है फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से लगभग 60 से 70% जो है जो हम दैनिक गतिविधियां करते हैं उसमें अप्लाई होता है। जैसे कि अभी कोई इंसान चल रहा है तो ये घर्षण है, अगर कोई इंसान दौड़ रहा है तो इस पर भी न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम लग सकता है। कुछ भी हो तो वहाँ से क्या है कि अगर बच्चे को ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे ये बल लग रहा है और जैसे मान लीजिए F बराबर m में कहाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसको बेसिक क्लियर होगा या उसको ये पता होगा कि कौन सा बल कहाँ पे लग रहा है तो ये सब क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर बेसिक नहीं पता होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना है, फिजिक्स में सेकेंड आता है न्यूमेरिकल, जो लगभग मोस्टली सभी बच्चों के लिए बहुत टफ माना जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल टफ नहीं होता है, वो सिर्फ सोचने की बात पे डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल टफ है। न्यूमेरिकल में हम ये नहीं जान पाते कि न्यूमेरिकल में दिया क्या है। दिया का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल दिया है और उसमें हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इसमें धारा दी गई है या कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई न्यूमेरिकल दिया गया है और उसमें सिंपल टाइप में दिया है कि ये धारा है, लेकिन हमें ये नहीं पता ये धारा है क्या। तो अगर हमें हर एक राशि का अगर यूनिट पता हो, मात्रक, तो उससे हम क्या करते हैं, उसको ये डिफाइन कर सकते हैं कौन सी धारा है। तो वहाँ से हम पकड़ सकते हैं कि ये क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल्स है इसमें क्या दिया गया है, और फिर वहाँ से हम न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, ये सब प्रैक्टिस हो जाते हैं। और कहा भी जाता है कि मैथ या फिजिक्स बाय प्रैक्टिस, अगर जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने फिजिक्स आएगी। और बस यही कुछ चीज़ें हैं। और इसके बारे में और एक कुछ चीज़ें हैं कि अगर जब टीचर समझाए तो आप जैसे मान लीजिए किताब सामने रखी होती है तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, किताब को फॉलो करते हैं। किताब को फॉलो नहीं करना है। सबसे पहले तो जो फिगर बनता है बोर्ड पे या कुछ टीचर समझा रहा है तो उसको हम ध्यान देंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे मान लीजिए कोई चित्र बना है, कोई फिगर बना है, तो थ्योरी हम हमेशा, जैसे कोई डेरिवेशन है, कोई निगमन है, तो थ्योरी को हमेशा हम डेरिवेशन से, फिगर से लिखेंगे, चित्र से। हम ये नहीं करते हैं कि जो किताब में रखा है वही हम रट लिए, कुछ अपनी लैंग्वेज और कुछ अपने शब्द भी उसमें जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जो फिज़िक्स के बारे में बताया कि कैसे तैयारी करें और क्या क्या बातों को ध्यान में रखें। आपको बता दें कि भवन वही मजबूत होता है जिसकी नींव मजबूत होती ही कहते हैं।
कि नींव अगर कमज़ोर है तो भवन अच्छा या मजबूत नहीं हो सकता है। तो आपने भी बेसिक पर जोर दिया है। फिजिक्स के ये शिक्षक थे सुधीर कुमार पटेल, जिन्होंने टिप्स दिया। अब हम चलेंगे बायोलॉजी के प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के ही जो बायोलॉजी के शिक्षक हैं अतुल वर्मा, उनसे जानेंगे कि वो परीक्षार्थियों को क्या टिप्स दे रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि बायोलॉजी वैसे भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इसको पढ़ने में ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें इंटरेस्ट कैसे और ज़्यादा उत्पन्न किया जाए। होता ये है जैसे कोई हम मूवी देख लेते हैं, गाना सुनते हैं तो वो हमें याद हो जाता है। कारण ये होता है कि हमारा जो इंटरेस्ट है उसमें ज़्यादा है। कभी आपने देखा होगा बहुत नए नए ज़माने के गाने होते हैं, बहुत कठिन होते हैं, लेकिन उनको भी बच्चे आसानी से याद कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम बायोलॉजी के सब्जेक्ट में और ज़्यादा इंटरेस्ट उत्पन्न कर दें और उसके बारे में उसको अच्छे से बताएं तो वो खेलते खेलते पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। उसको रिवीजन घर पे रिवीजन करने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती। मेरा यही फंडा है कि पढ़ो, पढ़ाओ, सुनो, सुनाओ। मतलब पहले उन बच्चों को सुनाओ, फिर उनसे सुनो, फिर सुनाओ, फिर सुनो। जितनी बार आप सुनाओगे, दोहराओगे, बच्चे ऑटोमेटिक क्लास में उसको दोहराना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हर एक लेसन को पढ़ने से पहले उस लेसन में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ उस चैप्टर में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। अब जैसे हमें मेंडल के नियम पढ़ने हैं तो मेंडल के नियमों में यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजी के बारे में, जैसे जीन क्या होती है, एलील क्या है, तो इसके बारे में अगर हमें जानकारी हो जाएगी तो उस लेसन को समझाने में या याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। बस 2-3 बार आप उसको सुन लीजिए। जो टीचर पढ़ाए, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, तो वही चीज़ 2 बार 3 बार जब पढ़ाएंगे तो बच्चे के थोड़ा सा समझ में जरूर आएगा। भाई जब 2-3 बार कहते हैं करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, तो बार बार अभ्यास करने से बच्चे को ऑटोमेटिक थोड़ा सा 10%, 50%, 60% समझ में आ गया तो वो बच्चा अगर घर पर रिवीजन भी कर लेगा तो उसका 90% ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और फिर रिवीजन करेगा 100% वो बढ़ेगा और वो बन जाएगा उसके लॉन्ग टाइम में। कहते हैं कि जब कोई चीज़ हम इंस्टेंट देखते हैं, तुरंत याद करते हैं तो याद तो हो जाती है, लेकिन वो टेम्परेरी मेमोरी में जाती है। लेकिन वही चीज़ अगर हम बार बार दोहराते रहेंगे तो वो टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने दिमाग को ना थोड़ा सा एक्साइटेड कीजिए। मतलब अपना एक गोल बनाइए कि हमें ये प्राप्त करना है तो करना है। अगर कहते हैं कि शौके दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर, कहने का तात्पर्य है कि अगर आप चाह रखेंगे, जहाँ चाह वहाँ राह, है ना, where there is a will there is a way। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप में इच्छा होगी, लगन होगी, संघर्ष होगा तो आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। आपका अगर मन अच्छा होगा, आप जैसे छोटे थे तो बचपन में मामा के यहाँ जाना है तो आपको जगाना उठाना नहीं पड़ता था। आप सुबह सुबह उठे हुए एक एनर्जी के साथ कि आज हमें मामा के यहाँ जाना है। उसी प्रकार अगर आपके पास एक गोल होगा, एक लक्ष्य होगा, तो आपको सुबह उठाना नहीं पड़ेगा। आप ऑटोमेटिक उठेंगे और ऑटोमेटिक पढ़ेंगे और जो याद करेंगे वो मन लगा के याद करेंगे। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ पढ़ी जाए एक गोल बना के पढ़ी जाए और अच्छे सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ी जाए। जो समझ में ना आए वो अपने टीचर से पूछे, फिर न समझ आए फिर पूछे। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि उसको अच्छे से सिस्टमैटिक हमें तैयार करना है तो करना है। तो बहुत ही व्यवहारिक ढंग से आपने फिजिक्स बायोलॉजी के बारे में आपने जानकारी दी अतुल वर्मा जी ने। आपको बता दें कि उन्होंने सब कुछ आपको सुनो, सुनाओ, पढ़ो, पढ़ाओ, ये मूल मंत्र दिया है जिसको आपको रटना है, यानी आपको और इंटरेस्ट जगाना है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट जगाओगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे से अच्छे अंक हासिल होंगे। बहुत ही बढ़िया ढंग से आपको टिप्स दिया है। हम उम्मीद करेंगे जो परीक्षार्थी हैं वो इन गुरुजनों की जो पाठशाला आज हमने लगाई है, और ये उस विद्यालय की पाठशाला है, फिर एक बार बता दें कि प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद, जो कि हाई स्कूल यूपी बोर्ड की जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षाएं होती हैं उनमें ज़िले में ही नहीं टॉप 10 की सूची में आते हैं, बल्कि प्रदेश की सूची में भी वो स्थान बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो गुरुजन हैं इनका उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए आपको आज एक पाठशाला लगाई है जो आपके काम आएगी, यानी कि जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं इनसे जो आप टिप्स लेंगे, इनके जो सुझाव आप अपनाएंगे तो आपको भी सफलता मिलेगी। फिर हम एक बार चलेंगे हिंदी के जो शिक्षक हैं रामकृष्ण गुप्ता जी, उनसे जानेंगे
कि जो आपने पहले जानकारी दी उससे इतर अगर कोई और भी टिप्स हैं तो वो भी अगर परीक्षार्थियों को देते तो बहुत अच्छा रहता। मैं अध्यापकों से वो छात्रों से ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने जो पहले कुछ आपको टिप्स दिए, मैं उसके अलावा कुछ और देना चाहता हूँ। जैसे स्वच्छ और स्पष्ट सुलेख साहित्यिक विषय है, भाषा है, तो उसमें अस्पष्ट और स्वच्छ सुलेख का बड़ा महत्व होता है। आप जब परीक्षा में लिखें तो ध्यान रखें कि कहीं कटिंग न होने पाए। आप अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करें। उदाहरणों का प्रयोग करने से आपकी भाषा जो है स्पष्ट हो जाती है और साथ में वो उसमें निखार आ जाता है आपकी बात को स्पष्ट करने के लिए। तो उदाहरणों का प्रयोग करें, स्पष्ट स्वच्छ सुलेख लिखें और पुनरावृत्ति से पढ़ें। बार बार आप पुनरावृत्ति आवश्यक है। यदि आप पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो पुनरावृत्ति आवश्यक है, स्पष्ट और स्वच्छ सुलेख आवश्यक है। और साथ ही आपको छोटी छोटी परीक्षा देनी चाहिए अध्यापकों को कि क्या गलतियां हैं। तो अध्यापक को चाहिए कि छात्रों से 2-2 नंबर के जैसे वो आते हैं प्रश्न, तो उनकी परीक्षा ले और उसमें जो गलतियां करें तो साथ में चलते चलते लाइन में बैठा दे और चलते चलते उन गलतियों का सुधार कर दे। तो उस समय जो छात्रों की गलतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, वो गलतियां भविष्य में नहीं होती हैं। इसलिए अध्यापक को चाहिए लाइन में बैठा करके उनसे लिखवाएं और उसी समय देखें कि कौन सा छात्र किस प्रकार से लिख रहा है, क्या गलतियां कर रहा है। यदि अध्यापक उसी जगह उस छात्र की गलती को सुधार देगा तो वो कभी भूलेगी नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अस्पष्ट स्वच्छ सुलेख का प्रयोग करें, उदाहरणों का प्रयोग करें, नियमित रूप से पढ़ें। ये नहीं कि अब हिंदी विषय है हम उसको ना पढ़ें। जब हिंदी विषय भी 100 अंकों का आता है तो अपने टाइम टेबल में हिंदी विषय को भी सम्मिलित करें और उसके लिए भी समय निर्धारित करें कि कितने समय में हम हिंदी विषय को भी अच्छी तरह से सीख सकते हैं। जैसा कि हम सुना करते हैं, लोग कहते हैं हिंदी विषय में नंबर नहीं आ सकते हैं। मैं कहता हूँ कि हिंदी विषय में मैं तो हमेशा छात्रों से 100% की बात कहता हूँ, जबकि शायद गणित विज्ञान के अध्यापक 100% की बात कहते हैं, लेकिन मैं 100% की बात कहता हूँ और उसी हिसाब से पुनरावृत्त करके अभ्यास करके स्पष्ट स्वच्छ सुलेख लिखा करके उस ओर मैं बच्चों को ले जा सकूँगा। जैसा कि पिछली परीक्षाओं में मैंने उत्तर प्रदेश में हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंक 96 दिला करके जो है विद्यालय के गौरव को, अपने सीतापुर जनपद के गौरव को बढ़ाया है। आज तक किसी छात्र को ऐसे अंक प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये जो जानकारी आपने दी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। एक तो पहले नंबर पर आपने हिंदी विषय में जो परीक्षा देने जा रहे हैं उन्हें क्या करना है इसको बताया और अध्यापक से वो क्या क्या जानकारी कर सकते हैं इसको भी बखूबी बताया। साथ ही आपको जो बताया उन्होंने कि पहला ऐसा विद्यालय जिसने सीतापुर जनपद का नाम रोशन किया, यानी कि जो हिंदी में सर्वाधिक 96% अंक पा करके, ये प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद की जो छात्रा है फूलन गौतम, यानी दलित छात्रा थी, तो उसने ये अंक हासिल करके ये साबित कर दिया कि जो प्रतिभाएं हैं वो आज भी हैं, बस उन्हें निखारने की ज़रूरत है। विद्यालय ने उसको निखारा है और इससे जनपद का भी नाम रोशन हुआ है। हम जानेंगे गणित विषय के पुष्कर वर्मा जी से कि वो जो कुछ और टिप्स बताएं परीक्षार्थियों को। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि एक बात सभी अध्यापक बताते हैं लगभग कि जब आप परीक्षा देने जाएं तो सबसे पहले उन प्रश्नों को करें जो आते हैं, उसके बाद जो प्रश्न आपको अच्छे से नहीं आते हैं उनको ट्राई कीजिए। लेकिन उससे भी पहले एक बात और आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आप जब बोर्ड परीक्षा देने जाएं, कोई भी पेपर आप सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ आप अपना ये माइंड मेकअप आप पहले से करके जाइए कि हमको 100% पेपर आता है। अगर चूँकि आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है, बोर्ड परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है, ये बातें बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि जो भी परीक्षा में आया है वो हमने पहले पढ़ा है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। इसका मतलब अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं आता है
तो ऐसा नहीं हो सकता, उसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है या किसी दूसरे रूप में हो सकता है, वो आपको ज़रूर आता है। आप ये माइंड में रखिए। बस उसके लिए करना वही है कि सबसे पहले आप बाकी क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनको करिए, लास्ट में उस क्वेश्चन को करिए जिसके बारे में जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, लेकिन उसको ट्राई करिए और इस विश्वास के साथ कि आपसे हो जाएगा। अक्सर होता है कि बच्चे उस क्वेश्चन को देख करके इतना घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते भी हैं तो उतने अच्छे से नहीं पढ़ते। आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और अपने पे विश्वास रखिए, वो क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि तैयारी आपकी पूरी है तो आपसे वो क्वेश्चन जरूर हो जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। एक बात हम अपने अध्यापक साथियों से भी कहना चाहते हैं कि क्लास में अक्सर कई बार होता है अध्यापक कह देते हैं कि ये बच्चा है, ये पास नहीं होगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये उसको एक तरह से इग्नोर कर देते हैं कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कभी ना करें। कारण ये कि अगर बच्चे को आप थोड़ा उसकी स्थितियों को समझिए कि क्या उसमें दिक्कत है, कहाँ पे उसमें प्रॉब्लम आ रही है। अगर उस बच्चे को आप ये सोच के रखिए कि वहाँ पे आपका अगर बच्चा होता, अध्यापक को हमेशा इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि अगर जो जितने बच्चे आप के द्वारा शिक्षित हो रहे हैं उनमें आप अपने बच्चों को देखिए। अगर आप वहीं पे आपका बच्चा होता तो आप बोर्ड परीक्षा के दिन तक उसमें लगते कि उनकी तैयारी होनी ही है। तो वैसे ही हर एक बच्चे को आप ट्रीट कीजिए कि जितने भी बच्चे हैं उनको हमको अच्छे नंबर दिलाना। किसी बच्चे को आप इग्नोर मत करिए। इग्नोर करने से कई बार बच्चा होता है कि उसके मन में बच जाता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। जबकि हमारे विद्यालय में हमारे प्रबंधक जी ने ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं जिनको हमारे स्टाफ ने कई बार ये कह दिया कि इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। एक बच्चा हाई स्कूल में 3 बार फेल हुआ। एक उदाहरण आपको बताते हैं कि बच्चा एक बार हाई स्कूल में 3 बार फेल हुआ। उसकी माँ आई तो माँ ने बताया कि ये बच्चा इसको थोड़ा बहुत पढ़ जाए, हम चाहते हैं कि पढ़ जाए, तो लेकिन ये 2 बार फेल हो चुका है, 3 बार फेल हो चुका है, तो अब इसका क्या होता। तो अध्यापकों ने कहा सर जब इतनी बार फेल हुआ है तो इसका कुछ नहीं हो सकता। तो प्रबंधक जी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो एक बार ट्राई करते हैं और इसका ज़रूर कुछ होगा। उस लड़के ने मेहनत की, 2nd डिवीज़न में हाई स्कूल पास हुआ। इसके बाद इंटर उसने फर्स्ट क्लास किया। इस समय वो आरटीओ ऑफिसर है। वो बच्चा इस समय आरटीओ ऑफिसर है। यानी हमें कभी भी किसी बच्चे को इग्नोर नहीं करना है। कभी भी कोई भी बच्चा उसको हमें हौसला देना है। बच्चे आगे जरूर बढ़ेंगे, बस उनमें देखना है कि उस बच्चे में प्रतिभाएं कैसी हैं। तो विद्यार्थियों का भविष्य संवारने के लिए अध्यापक ने अपने ही साथी अध्यापकों को भी एक टिप्स दे डाला है कि वो किसी भी बच्चे को इग्नोर ना करें। अगर वो कमज़ोर है तो उन्हीं पे मेहनत करने की ज़रूरत है। ये गणित विषय के थे तो इन्होंने गणित लगा दी पूरी कि उनको कमज़ोर ना आकें और उनमें अगर मेहनत करते हैं तो वो भी प्रतिभाशाली बन सकता है और तभी आपकी क्षमता भी निखर करके आएगी। बहुत अच्छा प्रयास आपका और बहुत अच्छा सुझाव आपका। अब हम फिज़िक्स के जो अध्यापक हैं या शिक्षक हैं सुधीर कुमार पटेल जी, उनसे फिर एक बार जानेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये कि हमें हमेशा भी पॉजिटिव रहना चाहिए। किसी भी चीज़ को सोचना है तो पॉजिटिव थिंकिंग, जैसे कि और पास पड़ोस का जो वातावरण है वो स्वच्छ एंड साफ होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके लिए अभी हमने क्या किया, अगर थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली सोचते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत कुछ सिखाता है। जैसे मान लीजिए आपके लिए एक रबड़ की सड़क हमने बनवा दी और जूते जो हैं, जूते में एक गिट्टी डाल दी छोटी सी और हमने कहा इस पर चलो, तो चलना आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि जूते में गिट्टी है। लेकिन अगर अभी आपसे कहा जाए कि कील की सड़क मैंने बनवा दी और उस पर आपको एक जूता दे दिया लोहे का कि आप चल के दिखाइए, तो आप आसानी से चल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी समस्या या कोई भी निगेटिव थिंग आपके मन में है, आपके बॉडी से चिपकी हुई है, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात यह है कि किसी भी बच्चे को टॉप करने के लिए टीचर का अहम योगदान होता है। सबको ये हमारे भी टीचर या अदर सबके टीचर के साथ यही होता है। टीचर्स टॉप करवाते हैं बच्चों को, मेहनत करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर का एक्सपीरियंस होना मेरे लिए, जहाँ तक मेरी सोच है, टीचर का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सभी टीचर्स एक्सपीरियंस होल्डर हैं जो 81 सन 81 से पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि
जैसे कुछ यंग लोग आए या हम ही को देख लीजिए, हम ही यंग हैं और कुछ लोग और भी हैं जो यंग लोग आए, तो इसका मतलब ये है कि हम सब लोग जो पढ़ाते हैं तो हमारे जो स्कूल की एक जड़ है, मिस्टर ओम प्रकाश जी जो हमारे स्कूल के प्रबंधक हैं, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के एक अच्छे ज्ञाता हैं, अच्छा ज्ञान है उनको। और कहा जाता है कि नॉलेज भले यंग लोगों को ज़्यादा हो, लेकिन कहा जाता है एक्सपीरियंस इज बेटर देन नॉलेज, अनुभव बड़ा होता है ज्ञान से। और मैं हमारे स्कूल के जितने भी स्टाफ हैं सब इसी को फॉलो करते हैं और बच्चों को निरंतर आगे जो है उपलब्धि दिलाते हैं। तो इस तरीके से आपने फिजिक्स के जो शिक्षक हैं सुधीर कुमार पटेल ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप नेगेटिविटी बिल्कुल ना पालिए, पॉजिटिव रहिए और ज़रूरी नहीं, ये जानकारी आपने दी, नॉलेज आपको होना चाहिए, ये भी बताया आपने। ये सब टिप्स हैं जो आपके काम आएंगे और आपका भविष्य इससे बनेगा। अब हम चलेंगे बायोलॉजी के जो वहाँ पे अतुल वर्मा जी शिक्षक हैं, उनसे जानेंगे वो क्या सुझाव देना चाहेंगे। जैसे कि सुधीर जी ने बताया कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और मन में निगेटिविटी तो बिल्कुल भी आनी नहीं चाहिए, मतलब पता ही ना चले निगेटिविटी होती क्या है, होता क्या है। एग्जाम्पल के तौर से अगर हमें निगेटिविटी होगी तो हम उसके प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हुए चले जाएंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि आप वहाँ मत जाइए, तो आपके पास उत्सुकता होगी कि वहाँ आखिर है क्या, कि हम वहाँ क्यों न जाएं, तो आपके प्रति वहाँ जाने की उत्सुकता ज़्यादा होगी। इसलिए नेगेटिविटी शब्द तो बिल्कुल भूल ही जाइए। दूसरी चीज़, हमें सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई करनी है, हमें कैसे कॉपी को लिखना है, कैसे याद करके जाना है और कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है। कभी कभी होता ये है, कुछ बच्चे होते हैं पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो नंबर आते हैं उनके, तो नंबर उनके एवरेज में आते हैं। तो ऐसा होने का कारण ये होता है कि वो सिस्टमैटिक ढंग से अपने लेख को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए अपने अध्यापक से पूछें, अच्छी अच्छी चीज़ें जानें कि कैसे हमें क्वेश्चनों को लिखना है, किस आंसर को कितने में लिखना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप उसको 5 नंबर वाले क्वेश्चन की तरह लिख कर आएंगे तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे, आपको नंबर 2 ही मिलेंगे, लेकिन आपका टाइम लॉस ज़्यादा हुआ। इसलिए हमें सब कुछ मैनेजमेंट करना है कि 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको इतना समय देना है और इतने शब्दों में समाप्त करना है, और जो 5 नंबर का या 7 नंबर का क्वेश्चन है उसको इतना समय देना है और इतने समय में समाप्त करना है, इतने शब्दों में। तो कहने का तात्पर्य है कि सिस्टमैटिक ढंग जब अपनाएंगे, और वो सिस्टमैटिक ढंग कैसे आएगा, जब आपको नहीं मालूम है तो गुरुजनों से पूछिए कि सर हम कैसे लिखें कॉपी को, किस प्रकार लिखें। और टीचर्स का भी उत्तरदायित्व है कि उसको कई बार बताएं, रिवाइज कराएं कि बेटा तुमको ऐसे तैयार करना है, ऐसे लिखना है। दूसरी चीज़, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि एक टाइम टेबल का समय अब समाप्त हो गया। अब टाइम टेबल जैसे 8 घंटे पढ़ना, 4 घंटे पढ़ना, ये टाइम टेबल छोड़ दीजिए। ये थोड़ा सा मेथड अपनाइए, अच्छा लगे तो अपनाइए कि हमें टारगेट तैयार करना है कि 5 क्वेश्चन ये सेलेक्ट कर लिए, 5 क्वेश्चन ये आज हमें तैयार करने हैं, तो तैयार करने हैं। जब आपके पास ये चाह होगी तो फिर जब तक वो तैयार नहीं होंगे तब तक आपको नींद नहीं आएगी। और यदि आपने ये टाइम बना हमें 8 घंटे पढ़ने हैं, बाय द वे 7 घंटे हुए, अब आपका मन ऊबने लगा, लेकिन हमें 8 घंटे पढ़ने हैं, तो आप 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ गए, लेकिन उस 1 घंटे से कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लॉस ही होगा, नींद जाएगी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि टारगेट बनाओ कि हमें ये क्वेश्चन तैयार करने हैं, और तैयार करने के बाद हमें नेक्स्ट सब्जेक्ट देखना है। बस वो क्वेश्चन तैयार हो गए, अब चाहे आधे घंटे में तैयार करो, चाहे 1 घंटे में तैयार करो, जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। तो टारगेट लेके चलना है आपको। ये बायोलॉजी के जो शिक्षक अतुल वर्मा जी ने आपको टिप्स दिया है कि वो टारगेट ले लेंगे तो निश्चित तौर पे उसको प्राप्त भी कर लेंगे। ये मूल मंत्र लेकर आपको चलना है। तो आपने देखा इस तरीके से हमने उस प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के गुरुजनों की पाठशाला आपके लिए लगाई थी, जिसका जो छात्र है इसी वर्ष, आपको बता दें, एक छात्र रंजीत कुमार जो IIT जैसी महानतम परीक्षा में ऑल इंडिया 65वीं रैंक लेकर आया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक नया कीर्तिमान उस छात्र ने स्थापित किया है जो इसी कॉलेज का था। इसके अलावा अगर हम बात करें इसी विद्यालय की, तो शांति कुंज हरिद्वार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा में भी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने UP टॉप किया है। तो ये ऐसा विद्यालय है और इस विद्यालय के यही गुरुजन हैं जिन्होंने उसका निर्माण किया है। हम आखिरी राउंड की तरफ चलेंगे। आपने सर सभी को, खासकर जो परीक्षार्थी हैं, उनको बहुत ही अच्छे ढंग से टिप्स दिए हैं।
और ये पहली पाठशाला कहते हैं कि उसका जो छात्र छात्र होते हैं उनका अपनी स्कूल घर होता है उनका। अब हम अभिभावकों से आप क्या अपेक्षा करते हैं, बहुत संक्षेप में सभी लोग बता देंगे कि अभिभावकों से आप कैसी अपेक्षा करते हैं जो अपने बच्चों के लिए वो ऐसा करें। हम अभिभावकों से कहना चाहते हैं कि छात्र की गतिविधियों पर ध्यान रखें। विद्यालय पढ़ने जाता है या नहीं जाता है, कॉलेज का फ़ोन नंबर उसको रखना चाहिए। बीच बीच में 2-4 दिन के बाद पूछ लेना चाहिए हमारा बच्चा पढ़ने आपके विद्यालय में आता है या नहीं आता है। तो इससे बच्चा जो है दिग्भ्रमित होने से बच जाएगा। तो अध्यापकों को इस बात पर पूरा ध्यान रखना चाहिए कि मेरा बच्चा स्कूल जाता है या नहीं। मैनेजर का, प्रिंसिपल का और क्लास टीचर का उसे नंबर रखना चाहिए। तो इससे बच्चा जो है दिग्भ्रमित होने से, पथभ्रष्ट होने से, अपने लक्ष्य से विचलित होने से बच जाता है। तो अध्यापकों को ये चाहिए कि स्टूडेंट को जो शुल्क स्कूल में पढ़ता है उसकी स्कूल के लिए उसके मानसिक प्रताड़ना कभी नहीं देनी चाहिए। स्कूल में खुद आकर के संपर्क कर लेना चाहिए। इससे जो स्टूडेंट होता है वो फ्रेश माइंड विद्यालय में पढ़ता है, नहीं तो वो सशंकित रहता है कि कहीं क्लास टीचर हमसे फीस न मांग ले। तो हमें अभिभावकों से ये कहना है कि स्कूल से संपर्क बनाए रखें, छात्र की गतिविधियों पर ध्यान रखें, छात्र पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, घर में भी देखें कितनी देर पढ़ता है, नज़र बनाए रखें। इस प्रकार से जब अध्यापक करेंगे तो निश्चित रूप से छात्र जो है प्रसन्न मन से पढ़ेगा और उसको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। तो अभिभावकों के लिए भी अपेक्षा की है हिंदी विभाग के जो शिक्षक हैं रामकृष्ण गुप्ता ने। उन्होंने कहा कैसे वो अपने बच्चे पर निगरानी रखें, क्या क्या चीज़ें देखें और कैसे फीस के लिए वो स्वयं संपर्क करें, न कि अपने बच्चों पर किसी प्रकार के उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करें। तो ये बहुत अच्छा सुझाव आपने अभिभावकों के लिए दिया है। और गणित विषय के जो पुष्कर वर्मा जी हैं शिक्षक, उनसे जानेंगे कि आज के युग में जब सोशल मीडिया और तमाम ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी उपलब्ध रहती हैं और बच्चे भटक जाते हैं कभी कभी, तो उस पर भी निगरानी रखने की आवश्यकता नहीं है अभिभावकों को? जी, दूर रखने की तो आवश्यकता नहीं कह सकते कि बिल्कुल दूर कर देना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी से दूर इस युग में, इस टाइम में हम नहीं कर सकते। बस जैसा मैं सर ने बताया कि उनकी गतिविधि पे नज़र ज़रूर रखनी चाहिए कि अगर वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल में यूज क्या कर रहे हैं, पढ़ाई यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी नज़र ज़रूर बच्चे पे रखनी चाहिए। इसके साथ साथ एक बात और हमें अभिभावकों से कहनी है कि बच्चे को कभी भी प्रेशराइज न करें कि 8 घंटे पढ़ो या तुमको इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। बच्चे को आप सहयोग कीजिए, बच्चे से आप खुद पूछिए कि वो क्या बनना चाहता है। आप उस बच्चे से पूछिए, उसको निर्धारित करने दीजिए, उसका आप सहयोग करिए। बच्चे को आप ऐसा माहौल प्रदान कीजिए कि वो बच्चा सभी फील्ड्स के बारे में जाने। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उस बच्चे को पढ़ाई के बारे में उसको जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि इस पढ़ाई से हमारा फ़ायदा क्या है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि मानव प्रवृत्ति होती है, जब तक किसी जो भी हम काम कर रहे हैं अगर उसके बारे में हमको नहीं पता है कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, इससे हमारा क्या प्रॉफिट है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि उसमें कोई बच्चा अपना 100% दे सकता है। और ये आज हमारे समाज में बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे को आज यही नहीं पता होता कि हमको कहाँ जाना है। इंटर पास किया, किसी ने कहा बीएससी कर लो, बीएससी कर लिया, बी फार्मा कहा, बी फार्मा कर लिया, किसी ने कहा कि इंजीनियरिंग तैयारी कर लो, कोटे में जाना तो कोटा चले गए तैयारी के लिए। यानी जैसा अगले ने बता दिया उसको उस समय जैसा समझ में आया बच्चे ने वैसा किया। जबकि अब जब बच्चा आपका इंटर में है तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, विद्यालय की भी जिम्मेदारी है कि बच्चे को
उसका एम, उसका गोल निर्धारित करने में मदद करें, ना कि थोपें। उस पर हम गोल को थोपें नहीं, उसके उद्देश्य को थोपें नहीं। अगर बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है किसी कारण से, तो उस बच्चे को बिठा लिए, आप पूछिए कि बेटा अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो जीवन में कुछ करना है, तो जो भी करना है उसके बारे में तो बच्चा खुद बताएगा कि हमको ये नहीं तो ये करना है। तब आप उसके साथ बैठ करके बता सकते हैं कि बच्चा बेटा अगर ये करना है तो इसके लिए ये करना पड़ेगा। जब तक ऐसा आप नहीं करेंगे, बच्चे पे किसी भी उद्देश्य को, किसी भी लक्ष्य को थोपिए नहीं। अगर ऐसा आप करते हैं, बच्चे को अगर ये समझ में आ जाए कि हमको वहाँ जाना है और वहीं पे जाना है और इस तरीके से जाना है, इस रूट पे जाना है, तो रास्ते आसान हो जाएंगे। तो बच्चे को क्या करना है ये वो स्वयं तय करे तो बेहतर होगा। अभिभावक ही न थोपे कि उन्हें ये बनना है, यही बनना है। कभी कभी ऐसा होता है जब कोई चीज़ दबाव में कराते हैं तो बच्चा भी सफल नहीं होता है और अभिभावक भी निराश होते हैं और बहुत सारे उल्टे सीधे कदम भी उठा लिए जाते हैं। तो ये सुझाव गणित विषय के जो शिक्षक हैं पुष्कर वर्मा ने दिया कि बच्चों से पूछें, बच्चों से जानें कि उन्हें क्या करना है, ना कि उन पर थोपें। बहुत अच्छा सुझाव है आपका। और फिजिक्स के जो शिक्षक हैं सुधीर कुमार पटेल जी, वो अभिभावकों को किस प्रकार का सुझाव देना चाहेंगे? जी सर, हम बताना ये चाहते हैं कि अभी कोरोना संकट की वजह से ऑनलाइन क्लास चल रही थी, जिसके कारण सभी बच्चों के पास फ़ोन अवेलेबल हो गया है। मतलब हर बच्चा, हर स्टूडेंट, चाहे वो 8th का हो, चाहे 7th का हो, यहाँ तक कि 5th के प्लस जितने भी हैं, सबके पास मोबाइल है। तो इसका एक गलत इफेक्ट ये है कि अब स्कूल कॉलेज सारे ओपन हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो जो मोबाइल है उसका यूज अभी भी वो ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों? चैटिंग में या सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर, और ये सब चीज़ें अब उनके साथ नहीं होनी चाहिए। अब उनको सिर्फ पढ़ाई करनी है। अगर वो मोबाइल ले भी रहे हैं, यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज करना गलत नहीं, बस उसका जो यूज है वो कैसा हो रहा है ये डिपेंड करता है। दूसरी बात ये है कि बच्चे को हमेशा प्रेशर में अगर आप रखेंगे, आपने किसी से कहा कि ऐसा तुमको आईएएस बनना है और उसका मन नहीं है आईएएस बनने का, तो आप ज़बरदस्ती उस पर करेंगे तो फिर वो आके उसको दिक्कत होगी कि हमें ये करना हो, तो ना उसकी पढ़ाई बन पाती है और ना कुछ हो पाता। दूसरी बात कि अगर जैसे मान लीजिए अभी ज़्यादा आप उसको प्रेशर करके कहेंगे कि तुमको 90 लाना, 90 लाना, 90 लाना, सपोज मान लीजिए उसके 90 ना भी आए, तो अभी हाल ही में देखते हैं कि जब एग्ज़ाम क्लियर होते हैं, उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो उसमें बहुत सारे बच्चे सुसाइड वगैरह ये सब कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें इसीलिए होती है क्योंकि परिवार ये नहीं चाहता है बच्चे को कि वो ये सब करे, लेकिन वो थोड़ा सा उसको चढ़ाने के चक्कर में कहते हैं नहीं करोगे तो ये करेंगे, वो सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन वो समझाना बच्चों के लिए मानसिक असर पे गलत प्रभाव डालता है। तो बच्चों को हमेशा ज़्यादा अच्छा है कि उनको हम मोटिवेट करें किसी चीज़ को। हम हमेशा सक्सेस लोग को, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे दशरथ मांझी हो, तो हमें उन व्यक्तियों को, चाहे भाग मिल्खा सिंह हो, तो कहने मतलब ये है हमें उन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, उन लोगों के बारे में बताना चाहिए जो फर्श से अर्थ पे पहुँचे हैं, तो ज़्यादा सही रहेगा। और बाकी उनको प्रेशर देने से कुछ नहीं हो सकता। तो बच्चों के लिए अभिभावक मोटिवेशन करें, ना कि उन पर प्रेशर बनाएं। ये सुझाव दिया है फिजिक्स के जो शिक्षक हैं सुधीर कुमार पटेल ने, और ये बहुत अच्छा सुझाव है वाकई में। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि जो प्रेरणा जिनसे ले सकते हैं बच्चे, उनका उदाहरण दें और उनको दिखाएं ताकि उनसे वो प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। ये भी बताया इन्होंने। अब बायोलॉजी के जो शिक्षक हैं अतुल वर्मा जी, उनसे जानेंगे कि वो शिक्षकों को क्या सुझाव देंगे जो अभी जो बोर्ड परीक्षाएं होने जा रही हैं, अपने जो बच्चे हैं उनके लिए कैसे तैयारी करें और क्या क्या उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी, अभिभावकों को और शिक्षकों को दोनों को ध्यान देना है कि हमें उनको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, उनके अनुसार ही, उनकी रुचि के अनुसार ही उनको आगे कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। उन्हें हर एक फील्ड के बारे में जानकारी ज़रूर देनी है कि इस फील्ड में आप ये पढ़ेंगे तो आप इस प्रकार से इसमें जा सकते हैं, आप ये पढ़ेंगे तो इस फील्ड से इसमें जा सकते हैं। उसमें हम उनको ये नहीं कह सकते कि आप नहीं, आपको डॉक्टर ही बनना है या आपको इंजीनियर ही बनना है। यदि बच्चा चाहता है कि हमें मिलिट्री में जाना है तो वो उसमें जा सकता है। तो उसके लिए हमें उसको इंड्यूस, प्रेरित करना चाहिए, ना कि उस पर थोपना चाहिए। जैसा कि सर ने बताया, ठीक उसी प्रकार जैसे अब इस समय परीक्षा का समय आ रहा है, तो इस समय अभिभावकों को चाहिए
कि जो पढ़े लिखे अभिभावक हैं, कुछ अभिभावक पढ़े लिखे हैं और कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जो अभिभावक पढ़े लिखे हैं उनके तो लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप अपने बच्चों को आपसे जो सब्जेक्ट हो सके उसमें थोड़ी सी आप हेल्प कर दीजिए। और जो अभिभावक अभी पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो ये कर सकते हैं कि बेटा तुम पढ़ो और तुम्हारे जितने भी नंबर आएंगे उतने ही सही, लेकिन तुम मेहनत से पढ़ो, बाकी कोई प्रेशर नहीं है, जैसा तुम कर पाओ वैसा तुम करो। और कोई भी पिता अपने बच्चे से अगर गले लगा करके उसको मोटिवेट कर दे तो बच्चा जो है फर्श से अर्श तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो दोस्त बनकर, यानी कि बच्चे से दोस्त बन कर के और उनकी बातों को जान करके और तब उनको आगे की तरफ बढ़ाएं अभिभावक। ये पाठशाला में आज निकल करके बिंदु आया है ये गुरुजनों का कि छात्र क्या करें और अभिभावक क्या करें। दोनों के लिए आज गुरुजनों ने जो पाठशाला लगाई वो टिप्स दिए हैं। आई इंडिया के स्टूडियो से बैठकर प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद के ये गुरुजन हैं और उन्होंने बखूबी हर एक विषय के बारे में, हिंदी, गणित, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये इसके बारे में भी बताया कैसे तैयारी करें और क्या न करें, ये भी सुझाव दिया है। हम उम्मीद करेंगे कि आप इसको अमल में लाएंगे और आप सफलता की सीढ़ी पर आगे चढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त और सभी अतिथियों का एक बार हम धन्यवाद देंगे कि आप हमारे स्टूडियो पधारे। सभी गुरुजनों को धन्यवाद देंगे और ऐसे ही हमसे सहयोग हम आपको देते रहेंगे और आपसे भी ऐसे ही सहयोग लेते रहेंगे। धन्यवाद। सीतापुर के प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख पदों पर हुए आरक्षण में किसकी सीट खोई तो किसने बचाई, यह आई इंडिया आपको बहुत जल्दी देगा जानकारी। आई इंडिया बताएगा सीतापुर की 1599 ग्राम पंचायतों में लागू हुई आरक्षण व्यवस्था की हर एक जानकारी को। आई इंडिया 19 विकास खंडों की हर एक ग्राम पंचायत के प्रधान पदों के आरक्षण की जानकारी सबसे पहले और विश्वसनीय तरीके से आपको देगा। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत करिए। आई इंडिया सीतापुर के 19 ब्लॉक प्रमुख पदों के आरक्षण की जानकारी सबसे पहले और विश्वसनीय तरीके से आपको देगा। जिला पंचायत सदस्य के 79 पदों पर आरक्षण की जानकारी आई इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। सीटों का आरक्षण फाइनल होते ही आपको हम आपकी ग्राम पंचायत के आरक्षण से कराएंगे वाकिफ। पंचायत चुनाव से हर एक खबर को देखने के लिए आप देखते रहिए आई इंडिया। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडियो आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।